नमो नमः। क्लास प्रारंभ करते हैं। इधर उधर की बात नहीं करेंगे। कल हमने पढ़ा था, थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं। आदिरंतेन संहिता सूत्र क्या है? संहिता संज्ञा विधायक सूत्रे। तो संहिता संज्ञा विधायकम सूत्रम स्यात् आदिरंतेन संहिता। ठीक है। प्रत्याहार विधायक भी ये इसी से प्रत्याहार बनते हैं। अंतेन इत सहित आदि मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। जैसे अण प्रत्याहार है तो अण प्रत्याहार में जो अंतिम इत यानी न से सहित जो अ है वो मध्यगानाम ई उ का और सवस्य स्वयं का यानी अ का संज्ञा का क्या कराता है? ज्ञान कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ा था हमने ये महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाना सीखे थे हमने। तो कौन सा भी प्रत्याहार हो वो जहां से प्रारंभ होगा इस संज्ञक वर्ण पर ही समाप्त होता है। इस तरह से पाणिनि ने कुल 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया, जबकि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 44 प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है। 44। ठीक है। तो कौन से प्रत्याहार हैं? दो ऐसे जिनका पाणिनि ने प्रयोग नहीं किया। चय यम, ये दो प्रत्याहार ऐसे हैं जिनका पाणिनि ने प्रयोग नहीं किया। ठीक है। विवादास्पद प्रत्याहार कौन सा है? र प्रत्याहार विवादास्पद प्रत्याहार है। आगे बढ़ते हैं। अब स्वर के भेद आते हैं। तो जो कालकृत भेद हैं वो पढ़ाए थे हमने। कालकृत कौन से भेद? कालकृत। उच्चारण काल के आधार पर जो भेद किया जाए वो क्या कहलाता है? कालकृत कहलाता है। उ कालो अज्रस्व दीर्घ प्लुत। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो एक मात्रिक क्या कहलाएगा? ह्रस्व, द्विमात्रिक दीर्घ और त्रिमात्रिक प्लुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए यह सूत्र क्या है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक है। ठीक है। इसके बाद स्थान भाग कृत भेद पढ़े थे। अगला 3 भेद होते हैं। स्थान भाग कृत, उच्चारण स्थान के किस स्थान से बोला जाएगा उसके आधार पर उद्दात, अनुदात, स्वरित। तो ऊर्ध्व भाग से यदि उच्चारण किया जाएगा तो उद्दात कहलाएगा, निश्चय अनुदात। अधोभाग से यदि उच्चारण किया जाएगा तो अनुदात कहलाएगा, और मध्य भाग से उच्चारण किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? स्वरित कहलाएगा। ठीक है। इस तरह से 3 भेद कालकृत है। कौन कौन से हैं? 3। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है। और स्थान भाग कृत 3 कौन कौन से हैं? उद्दात, अनुदात और स्वरित। तो जो स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत होगा वो उद्दात भी होगा, अनुदात भी होगा, स्वरित भी होगा। तो इसलिए 3 इंटू 3 कितने भेद हो गए? 9 भेद हो गए। ठीक है। तो ये जो उद्दात, अनुदात, स्वरित भेद हैं ये कौन से भेद हैं? स्थान भागकृत भेद है। इसके बाद हमने तीसरा जो टाइप है वो है नासिकाकृत भेद। नासिका के आधार पर जहां पर भेद होगा तो मुख नासिकावतनो अनुनासिक, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। वर्ग का पंचम अक्षर इसका उदाहरण है ना? वर्ग का पंचम अक्षर इसका उदाहरण है। ये म न ण न, है ना? सूत्र भी है ये म ण नम। ठीक है। अब देखेंगे हम ये म, ङ,
ण और न। ठीक है, इनका जो उच्चारण किया जाएगा वो मुख प्लस नासिका की सहायता से किया जाएगा। यहां से क्लास आपकी प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, तो ये किस में आता है? च छ ज ज य, है ना। ईचु यशा नाम तालु, तो मुख से क्या तात्पर्य? कौन सा उच्चारण स्थान? तालु और प्लस नासिका। ठीक है, तो ये मिश्रित उच्चारण स्थान हो गया। आप क्या आ जाए, य का उच्चारण स्थान है तो क्या करोगे? तालुक प्लस नासिका दोनों करेंगे। उपु पद्मानिया नाम ओष्टव, तो म का उच्चारण स्थान कौन होगा? ओष्टव प्लस नासिका। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, तो क ख ग ग ng, तो कंठ प्लस नासिका हो जाएगा। ट ठ ड ढ न ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो मूर्धा प्लस नासिका उच्चारण स्थान होगा किसका? ण का। ठीक है, त थ द द न ऋतु लसानाम दंता, तो दंता प्लस नासिका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। और इनके उच्चारण स्थान कैसे होंगे? उच्चारण स्थान प्लस नासिका मिश्रित, जिसको अपन कह सकते हैं। ठीक, अब जब इस तरह से इनके उच्चारण स्थान हुए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कितने उच्चारण हो गए थे? कितने स्थान? 18 भेद हमने कर लिए थे, है ना। 3 इंटू 3 बराबर 9 भेद हमने पढ़ लिए थे। 3 कौन से? कालकृत, उद्दात, अनुदात, स्वरित। और 3 कौन से? स्थान भागकृत। कौन कौन से हैं? उद्दात, अनुदात, स्वरित। ठीक है, तो ध्यान देंगे, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, है ना। 3 भेद तो कालकृत हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। और ये 3 भेद कौन से हैं? स्थान भागकृत, उद्दात, अनुदात और स्वरित। ठीक है, अब ये जो 9 भेद हो गए, इन 9 के नासिकाकृत 2-2 भेद और होंगे। ये 2 भेद कौन से? अनुनासिक और अननुनासिक। ठीक है, अनुनासिक अननुनासिक, न अनुनासिक इति अननुनासिक। ठीक, तो 9 इंटू 2 कितने हो गए? 18। तो अच के सामान्य रूप से स्वर के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 18-18 होते हैं। अब देखते हैं किसके कितने भेद होंगे। तो अ, ई, उ, री, इनके 18-18 भेद हो जाएंगे। ठीक है, अ, ई, उ, री के। आ गई समझ में? अ, ई, उ, री। अब आया लरी। देखो लरी जो चलेगा इसमें ह्रस्व होगा और प्लुत होगा। सबसे पहले कौन होगा? ह्रस्व प्लुत, यानी यहां 2 ही रहेंगे 3 की जगह। और ये कितने होगी? उदात, अनुदात, स्वरित। तो 3 इंटू 2 कितने हो गए? 6। और 6 इंटू 2 कौन से? अनुनासिक, अननुनासिक, तो कितने हो गए? बराबर 12। तो लरी के कितने भेद होंगे? 12 भेद होंगे सामान्य रूप से। क्यों होंगे? क्या नहीं आया इसमें? लरी का दीर्घ नहीं होता, तो दीर्घ अभावात। क्या कारण है? दीर्घ का अभाव होने के कारण। याद रखना है, लरी के 12 भेद क्यों होते? दीर्घ का अभाव होने के कारण। आगे बढ़ते हैं। ए, आई, ओ,
औ। इनका ह्रस्व होता है क्या? नहीं होता। इसलिए इनके सबसे पहले दीर्घ और प्लुत दो ही भेद होंगे, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित होंगे, तो 3 × 2 6 और 6 × 2 कितने हो गए? 12। तो इनके कितने भेद होंगे? 12 भेद ही होंगे। किसके? ए ओ ऐ औ के। ठीक है, 12 भेद होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता, ह्रस्व अभावात। ह्रस्व का अभाव होने के कारण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन कि अत, उत, इत, अत, उत, इत, इनके भेद पूछे तो फिर सिर्फ याद रखना 6 भेद ही उत्तर करना है। क्यों करना है? अ से मतलब सिर्फ अ ही है ना, दीर्घ प्लुत उसमें नहीं आएगा। तो 1 × 3 और 3 × 2 कितने हो गए? 6 भेद हो गए। इस तरह से ये हमारे पास स्वर वर्णों के भेद हो जाते हैं। ठीक है, ये हम कल थोड़ा सा अधूरा छूट गया था और डिटेल में आपको समझा रहा था, इसलिए अब आगे 10 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, कि यह सूत्र क्या है? सवर्ण संज्ञा विधायक है। ठीक है, सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम स्यात् तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक, अब इसकी वृत्ति देखते हैं। तालवादि स्थानम, तालु आदि उच्चारण स्थान, तालु आदि जितने भी उच्चारण स्थान है वो सब स्थान, तालु आदि, तालु आदि स्थानम। आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, 2 प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर बाह्य। तो यहाँ आभ्यंतर प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न। इति एतद, एतद द्वयम, ये दोनों, यस्य जिस वर्ण के, यस्य जिस वर्ण के, येन जिस वर्ण के साथ, तुल्यम समान हो, यानी इनका उच्चारण स्थान समान हो, तत्मित व परस्पर क्या कहलाते हैं? सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम का अर्थ क्या हुआ? कि तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न, है ना। इति एतद, इस प्रकार एतद द्वयम, ये दोनों, यस्य जिस वर्ण के, यस्य जिस वर्ण के साथ तुल्यम समान हो, तत्मिथ व वर्ण समूह मित परस्पर सवर्ण संज्ञम स्यात्, सवर्ण संज्ञक होता है। यानी उन दोनों वर्णों की परस्पर क्या हो जाती है? सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो जिसका उच्चारण स्थान समान हो तथा जिनके आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, वह वर्ण समुदाय परस्पर क्या कहलाता है? सवर्ण संज्ञक कहलाता है। ठीक है, वृत्ति भी ध्यान रखनी है आपको। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत इति एतद द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मित सवर्ण संज्ञम स्यात्। ठीक है, तालो आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के साथ समान हो तो वह वर्ण समूह परस्पर क्या कहलाता है? सवर्ण संज्ञक
कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां पे एक चीज आई है, तुल्यास्य, तुल्य आस्य। एक शब्द आया सूत्र में आस्य, तो आस्य का मतलब है मुख में स्थित स्थान। कैसे स्थान? जो मुख के अंदर स्थित हो। कैसे स्थान? जो मुख के अंदर स्थित हो, बाहर नहीं हो, केवल मुख के अंदर का स्थान यदि समान है तो वो एक दूसरे के सवर्ण कहलाएंगे। कैसे समझेंगे? क, ख, ग, घ, ng, तो क और ng, तो अक्व विसर्जनीय नाम कंठ, तो ये इसका उच्चारण स्थान कंठ है। और ng का उच्चारण स्थान कौन है? कंठ प्लस बताओ नासिका है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान में अलग आ गया, लेकिन मुख के अंदर कंठ क्या है? मुख के अंदर है, और नासिका क्या है? बाहर है। तो यदि नासिका का अंतर आ रहा है तो अंतर आते हुए भी मुख के अंदर कंठ समान है, तो क और ng परस्पर क्या होंगे? सवर्ण संज्ञक होंगे। उनको उनकी कौन सी संज्ञा होगी? सवर्ण संज्ञा ही होगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। एक है प्रयत्न। क्या है? प्रयत्न। तो वो भी देखते हैं, प्रयत्न किसे कहते हैं? प्रयत्न, प्रयत्नम। प्राक्तनो, प्राक्तनो मतलब प्रथम, मुख्य है ना? प्राक्तनो मुख्य। यत्नः, यत्न, यत्न मतलब प्रयास, कोशिश। प्राक्तनो यत्न प्रयत्न, ये इसकी परिभाषा दी। तो बहुत विद्वान ऐसे कहते हैं कि जिनके यत्न समान हो। तो देखो, यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर, बाह्य। तो आभ्यंतर कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख्य जो प्रारंभिक, जो मुख्य रूप से कोशिश की जाएगी वो क्या होगा? आभ्यंतर होगा। ठीक है, और बोलते हुए जो कोशिश की जाएगी वो बाह्य होगा। तो यहां पर प्रयत्न से मतलब केवल आभ्यंतर ही है, बाह्य नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना? आभ्यंतर प्रयत्न ही है, क्योंकि ये क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न वर्णोत्पत्ति के पहले होता है, और वर्णोत्पत्ति का कारण होने से ये क्या होता है? उत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम पढ़ते हैं ए ओंग ऐ औच। तो ए ऐ और ओ औ, ए दई तो कंठतालु, ओ दौ तो कंठोष्ठ। कंठतालु कंठोष्ठ समान उच्चारण स्थान है, फिर भी ये एक दूसरे के सवर्ण नहीं है, इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। क्यों नहीं होती सवर्ण संज्ञा? बताओ क्यों नहीं होती? क्योंकि माहेश्वर सूत्र में दोनों का अलग अलग उल्लेख है। माहेश्वर सूत्र में क्या है? ए ओंग ऐ औच, इसलिए दोनों का अलग अलग उल्लेख होने के कारण, अलग अलग सूत्र में कहने के कारण ये एक दूसरे के सवर्ण नहीं कहलाते, समान उच्चारण स्थान वाले होते हुए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और है इसमें विशेष, यहां आ जाएगा क्या? री और ली,
दो वर्ण री लृ वर्णयो मिथः सावर्ण्यम सावर्ण्यम वाच्यम। ये एक वार्तिक है। क्या वार्तिक है कि री लृ वर्णयोर मिथ मिला हुआ है ये, तो इसको मिलाएंगे अपन। तो यहां पे विसर्ग का क्या हो जाएगा, एक मिनट, वर्ण री लृ लृ वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। तो इस वार्तिक से देखो, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और लृ का लृतुलसा नाम दंता है ना, तो री मूर्धन्य है और लृ दंतव्य। लेकिन फिर भी इस वार्तिक से दोनों की क्या हो जाती है, सवर्ण संज्ञा हो जाती है। इन दोनों को एक दूसरे का सवर्ण संज्ञक ही कहना चाहिए। किसको, री को और लृ को। जब इन दोनों को एक दूसरे का सवर्ण संज्ञक मान लेते हैं तो क्या होता है, री कितने प्रकार का होता है, 18, और लृ कितने प्रकार का होता है, 12। तो एक दूसरे का सवर्ण मान लेने से इनको जोड़ दो, कितने हो गए, 30 प्रकार। तो री कितने प्रकार का हो जाता है, 30 प्रकार का हो जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए री और उसमें 18 भी आए और 30 भी आए तो 30 उत्तर आपको करना होगा, क्योंकि री लृ दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सवर्ण हैं। और सामान्य रूप से भेद री के कितने होते हैं, 18 ही होते हैं। लेकिन उरण रप्र में जहां पर री है तो वहां री से क्या तात्पर्य है, री से तात्पर्य है 30 प्रकार का जो री है वो। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दो बातें आई, एक तो मुख में स्थित उच्चारण स्थान और एक आभ्यंतर प्रयत्न। तो हम सबसे पहले देखते हैं उच्चारण स्थान। कितने होते हैं बताओ, 8, 7, 11। लो, 8, 7, 11। अब किसके हिसाब से क्या होंगे ये हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। 8 किसने माने हैं और 7 किसने माने हैं, 8 पाणिनि ने माने हैं, 7 भट्टोजी दीक्षित ने माने और पतंजलि ने कितने माने हैं, 11 उच्चारण स्थान माने हैं। ठीक है, तो अब उच्चारण स्थान देखते हैं अपन। 8 कौन कौन से माने। अष्टौ, पाणिनि ने क्या कहा, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरकंठ शिरस्तथा। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरकंठ शिरस्तथा। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरकंठ शिरस्तथा। जिह्वा मूलम च दंतश्च, जिह्वा मूलम च दंतश्च, दंतश्च नासिका उष्टौ च तालु च।
नासिका ओष्ठौ च तालु च। ये जो श्लोक रूप में कहा है, किसने कहा है? किसने कहा है? ये कहा है पाणिनि ने। किसमें कहा है? पाणिनीय शिक्षा में कहा है। पाणिनीय शिक्षा में। समझेंगे इस श्लोक का मतलब कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं तो कितने होंगे? अष्टौ, 8 होंगे। सबसे पहले कौन? ऊरः, पहला उच्चारण स्थान किसको माना है पाणिनि ने? उर को माना है। अब ये जो उर है ये किसे कहते हैं? उर का मतलब है हृदय। हृदय से जो वर्ण होंगे, देखो ह वर्ण जो हो, कौन? ह वर्ण। यदि ह वर्ण का उच्चारण किसके साथ कर दिया जाए? ह के साथ पंचम वर्ण या अंतस्थ वर्ण आ जाए, ह के साथ पंचम वर्ण या अंतस्थ वर्ण आ जाए, अंतस्थ वर्ण। समझेंगे? जैसे यह ह है और ह के नीचे ये म है, तो हम का उच्चारण स्थान कौन होगा? उर होगा, है ना। जैसे अंतस्थ में य व र ल, तो ये ह में ये य मिल गया, ये ह में व मिल गया, ये ह में र मिल गया, य व र ल, ये ह में ल मिल गया। तो हय, हव, ह्र, है ना, हल, इनका उच्चारण स्थान कौन होगा? उर होगा। दूसरा उच्चारण स्थान इन्होंने किसको माना? शिरः। शिरः से क्या तात्पर्य है? मूर्धा। ठीक है, शिरः से क्या तात्पर्य? मूर्धा। ठीक। फिर तीसरा किसको माना? जिह्वा मूलम। ये सब पढ़ेंगे सही हम अपन, मूर्धा जिह्वा मूलम। फिर चौथा कौन है? दंत। पांचवा कौन है? नासिका। है ना। छठा कौन है? ओष्ठ, ओष्ठौ और तालु, है ना। तो कितने? 8 हैं। कौन कौन हो गया? उर हो गया, कंठ, देखो कंठ नहीं लिखा तो कंठ यहां आ जाएगा, कंठ एक और प्लस हो जाएगा यहां पे। तो कितने हो गई? ये संख्या कितनी हो गई इनकी? 8। उर, कंठ, शिरस, जिह्वा मूल। ठीक है, ये 8 उच्चारण स्थान किसके अनुसार है? 8 उच्चारण स्थान पाणिनि के अनुसार है। जबकि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार सात ही उच्चारण स्थान है। तो ये 7 कौन है? इन 8 में से उर को हटा दो। उर को क्यों माना? उर जो है, उर को नहीं माना, करण यानी साधन मात्र माना, करण मात्र माना। किन्होंने? भट्टोजी दीक्षित ने। इसलिए भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कितने? 7। पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थान क्या है? 8। कौन कौन से हैं? अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उर कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंतश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च। और भट्टोजी दीक्षित ने किसको नहीं माना? उर को नहीं माना। ठीक है, अब इसके बाद आगे आते हैं महर्षि पतंजलि।
ने कितने उच्चारण स्थान माने? 11। कैसे माने? जो मूल उच्चारण स्थान है कौन से? जैसे अको विसर्जन्या नाम कंठ, ईचु यशा नाम तालु, रीटु रसाणाम मूर्धा, लृतु लसा नाम दंता, उपू पद्मान्या नाम ओष्टव। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच तो मूल स्थान हो गए। मिश्रित कौन से? ए दई तो कंठ तालु, ओदव तो कंठोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। तो ये तीन क्या हो गए? मिश्रित स्थान हो गए। ठीक है। अब इसके अलावा माना नासिका, जिह्वा मूल, और ओष्ठ ऊर्ध्वम, ये तीन स्थान ये माने। तो 5 + 3 + 3 कितने हो गए? 5 3 8, 8 3 11। तो महर्षि पतंजलि ने उच्चारण स्थान कितने माने हैं? 11 उच्चारण स्थान माने हैं। ठीक है। लेकिन आ जाए कि संस्कृत वर्णमाला में कितने उच्चारण स्थान होते हैं? संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान कितने होते हैं? बताओ। तो फिर क्या उत्तर करना पड़ेगा हमें? 7। पूरा नहीं आएगा, वर्णमाला में नहीं आता ना। तो 7 उच्चारण स्थान संस्कृत वर्णमाला में होते। ठीक है। अब ये तो हो गई संख्या की बात। अब उच्चारण स्थान की तालिका की बात करें कि कौन से वर्ण का उच्चारण कहां से होगा। ठीक है। तो ये तालिका से कठिन है, सूत्र से हम याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, आज याद करके ही जाएंगे। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। इसी से याद करना है हमारे को। सूत्र याद होगा, कहीं भी नहीं जाएगा, सपने में भी गलत नहीं होगा। अ कु का मतलब क वर्ग, ह का मतलब ह, और विसर्ज मतलब विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन होता है? कंठ होता है। तो अ क वर्ग में कौन आएगा बताओ? क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है। तो पंचम तो मिश्रित जाएगा, नासिका भी आएगा इसमें और कंठ भी आएगा। ध्यान रखना, केवल ङ का उच्चारण स्थान कंठ नहीं होगा, कंठ प्लस नासिका होगा, मिश्रित में चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद कौन आया? ह और विसर्ज यानी विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कौन है? कंठ। अब यहां ध्यान देंगे कि वे जो विसर्ग है ये अनियत उच्चारण स्थान वाला है। अनियत यानी अनिश्चित। कौन है? विसर्ग। क्यों है? सामान्य रूप से विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो कंठ हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा जाए कि भानु, यहां विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताओ क्या होगा? तो विसर्ग किस में जुड़ रहा है? भानु, ऊ के बाद जुड़ रहा है ना,
तो उपू पद्मानया नाम ओष्टव, तो ओष्टव हो जाएगा, है ना। जैसे मति शब्द है, मति है, तो यहां विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन होगा, तो ई है, ईचु यशा नाम तालु, तो तालु होगा। तो विसर्ग जिसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि अयोगवाह है, स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो जिसके साथ जुड़ेगा वही क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है ईचु यशा नाम तालु, दूसरा सूत्र है ईचु यशा नाम तालु। तो ई चू का मतलब च और य और शलगम वाला, है ना, सलजम वाला, इसका उच्चारण स्थान कौन होगा, बताओ, ईचु यशा नाम तालु। तो ई च वर्ग यानी च छ ज ज य, है ना, और य दोनों प्रकार का, चाहे अनुनासिक हो अननुनासिक हो, और श, इनका उच्चारण स्थान कौन होगा, तालु होगा। इसलिए क्या कहलाएंगे, तालव्य वर्ण कहलाएंगे, है ना। ऊपर के वर्ण क्या कहलाएंगे, कंठव्य वर्ण कहलाएंगे। ठीक है। तीसरा है री टू, ध्यान देंगे, र शा णाम, रीटू रसाणाम मूर्धा, मूर्धा नहीं मूर्धा, याद करना है। तो री टू यानी ट वर्ग, र और श, री ट वर्ग र और श, इनका उच्चारण स्थान कौन है, मूर्धा, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ठीक है। फिर आया लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंताह, लृ तू यानी त वर्ग और ल और स स्लेट वाला, इनका उच्चारण स्थान कौन होगा, लृ त वर्ग, त थ द द न, है ना, ल भी दो प्रकार का होगा, और स दंत इनका उच्चारण स्थान होगा, इसलिए क्या कहलाएंगे, दंतव्य वर्ण कहलाएंगे। ठीक है। उपू पद मानिया नाम ओष्ठव, अगला सूत्र है, ये 5 मूल स्थानों के सूत्र हैं, ये आपको याद रखने। उपू पद्मानिया नाम ओष्ठव, उ पू यानी प वर्ग और उपद मानिए, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कौन है, ओष्ठ। अभी उपद मानिए क्या होता है अभी बताएंगे आपको। तो उ प वर्ग में कौन, प फ ब ब म, फिर इसके बाद कौन आया, उपद मानिए। तो देखो प, ये क्या है, अर्ध विसर्ग है, फ इसके पहले अर्ध विसर्ग आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, उपद मानिए बोलते हैं। ठीक है। तो इस चिन्ह को अर्ध विसर्ग बोलते हैं, और प फ के पहले अर्ध विसर्ग आ जाए तो उपद मानिए का उदाहरण होता है। ठीक है। तो उ पु और उपद मानी, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, इसलिए इनको ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ठीक है। ये म न न ना नाम, नासिका च, वर्ग का पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका, और अभी अभी हम आपको बता चुके हैं और ये आपके सामने ही है। देखो च वर्ग का उच्चारण स्थान को ने तालु है, तो नासिका के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ तालु आ जाएगा। प फ ब ब म, तो यहाँ नासिका के साथ क्या आ जाएगा बताओ, ओष्ठ आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह क ख ग घ, तो
कंठ प्लस नासिका आ जाएगा, ट ठ ड ड ण मुर्दा प्लस नासिका आ जाएगा, त थ द द न दंत प्लस नासिका आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जो वर्ग का पंचम अक्षर है इसका उच्चारण स्थान कौन होगा? नासिका और प्लस जो भी उच्चारण स्थान होगा वो होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ए दई तो कंठ तालु, ओ दौ तो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। ये तीन मिश्रित उच्चारण वाले हैं। एदई तो कंटालु, ओदौ तो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। देखो यहां समझेंगे, एत ऐत यानी ए ऐ, ताकि अलंत्यम से संज्ञा लोप हो जाएगा। तो ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान कौन होगा? कंठ तालु होगा। ऐसे ओत औत, तो ओ औ का उच्चारण स्थान कौन हो जाएगा? बताओ। ओदौ तो कंठोष्टम, ठीक है। वकारस्य दंतोष्टम। अब यहां पे एक बात और है कि सर हम भूल गए और ए दई तो कंठ तालु की जगह कंठोष्टम हमें याद रह गया, तो गई बेस पानी में? नहीं जाएगी। तो समझेंगे ये जो ए है ये संधि स्वर है और अ प्लस ई मिलकर के क्या बना है? ए बना है। तो अ का उच्चारण स्थान कौन है? कंठ, और ई का कौन है? तालु। इसलिए ए का उच्चारण स्थान कौन होगा? कंठ तालु। इसी प्रकार ओ जो बना है वो अ प्लस उ मिलकर के बना है। तो अ का उच्चारण स्थान कौन है? कंठ, और उ का कौन है? उपपदमान्या नाम ओष्ठव। इसलिए ओ का और औ का उच्चारण स्थान कौन होगा? कंठोष्ठ। ठीक है, और बचा कौन? व, 5 स्टार। ये हमारे को याद रखना है, दंतोष्ठ। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन क्या है? मिश्रित स्थान है। आगे बढ़ते हैं। 10वां सूत्र है, जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। तो जिह्वा मूल्य जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग होता है, और ये दो होते हैं क ख। तो आप कहोगे सर क ख तो अकु विसर्णिया नाम कंठ में आगे, बिल्कुल आगे। तो क और ख के पहले क्या आ जाए? अर्ध विसर्ग आ जाए, तो उनका उच्चारण स्थान कौन होगा? जिह्वा का मूल भाग होगा। ठीक है, फिर कौन आया? नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन होगा? अनुस्वार वैसे भी किसका बनता है? वर्ग का पंचम वर्ण का बनता है, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण कौन होगा? नासिका होगा। ठीक है, और नासिका हमेशा कहाँ स्थित होता है? बताओ। स्वर के पश्चात होता है ना। लेकिन लिखा कहाँ जाता है? ऊपर लिखा जाता है। म को अनुस्वार हो जाता है ना, तो स्वर के पश्चात स्थित होता है ना। जैसे विद्यालयम परितः, समझेंगे? विद्यालयम प्रश्न आ चुका है ये, परितः।
तो वहां प्रश्न आया था कि जो यहाँ पे अनुस्वार है वो कहाँ स्थित है ना, य के बाद है, अ के बाद है, बताओ तो कहाँ है, विद्यालयम, यम, अम, है ना, तो अ के बाद स्थित है ना, स्वर के बाद ये क्या होता है, स्थित होता है। ठीक, ये है हमारे उच्चारण स्थान। अब यत्न और प्रयत्न दो हैं, तो यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर बाह्य, जिसमें आभ्यंतर को क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं, और आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जबकि बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, है ना। इनको हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो आपके सर के ऊपर से ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो सूत्र याद रखने हैं आपको। कितने सूत्र हैं हमारे, 11 सूत्र हैं। पहला सूत्र कौन सा है बताओ, बोलो, अकुह विसर्जन्या नाम कंठ, दूसरा इचु यशा नाम तालु, तीसरा ऋतु रसाणाम मूर्धा, चौथा लिऋतु लसा नाम दंता, पांचवा उपु पद्मान्या नामोष्टव, छठा ये म न ण ना नाम नासिका च, सातवां एदयितो कंठतालु, आठवां ओदव तो कंठोष्ठ, नवा वकारस्य दंतोष्ठ, 10वां जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, और अंतिम सूत्र कौन सा है, नासिका अनुस्वारस्य। इस तरह से ये क्या है, 11 उच्चारण स्थान के 11 सूत्र हैं। इस आधार पर भी कुछ विद्वान उच्चारण स्थान कितने मान लेते हैं, 11 मान लेते हैं, लेकिन आपको किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना है। पाणिनि के अनुसार 8, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 7 और पतंजलि के अनुसार 11 उच्चारण स्थान होते हैं, और सामान्य रूप से पूछा जाए तो अष्टव उत्तर होगा। ठीक है, बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, पुनः मिलामः।